हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मामले में दुनिया में भारत की कमाई हुई साख को केवल अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए ही मिट्टी में मिला दिया है। यह साफ दिखाई दे रहा है। और आप जानते हैं कि मोदी कल ही इजराइल के 2 दिन के दौरे से वापस लौटे और उनके आते ही आज इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया है। तो अब सवाल मोदी के सामने है कि क्या वो ट्रंप की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्या वो कहेंगे कि ईरान सचमुच खतरनाक देश है? क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के बारे में नरेंद्र मोदी को कुछ बताया था? क्योंकि मोदी और नेतन्याहू ने अपनी करीबी दोस्ती तो पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि उसका मकसद फलस्तीन और ईरान जैसे देशों को चिढ़ाना है। अब नेतन्याहू इन देशों से भले कट्टर दुश्मनी निभाएं, लेकिन भारत तो इसका पुराना दोस्त रहा है। चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे ईरान की बात हो, इन दोनों का पुराना दोस्त रहा है भारत। पहलगाम हमले के वक्त ईरान ने खुलकर भारत का साथ दिया था, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को जायज ठहराने के लिए मोदी को कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने पड़े थे। आपको याद होगा, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, जिन देशों ने भारत की मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। अब इजराइल और अमेरिका उन्हें ही भारत से दूर कर चुके हैं और यह देखना दुखद है कि मोदी भी इसमें सहमत दिख रहे हैं। उन्हें उन लाखों भारतीयों की परवाह नहीं होती जो इस समय खाड़ी देशों में इस युद्ध में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने इस पर मोदी सरकार से बड़ी मांग करते हुए आज सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव बेहद चिंताजनक हैं। मध्य पूर्व में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। ये कहना है राहुल गांधी का, यानी मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। राहुल गांधी की इस मांग को नरेंद्र मोदी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि उन्हें तो केवल मोदी मोदी सुनना अच्छा लगता है। और विदेश में ऐसे नारे लगें तो उनके लिए यही फूल कर कुप्पा होने वाली बात रहती है। आप जानते हैं, मोदी 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 मोदी। वैसे मोदी मोदी सुनकर भी मोदी को कांग्रेस का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं आती, यह बात समझ से परे है। अब तो शायद कांग्रेस से उनका डर इतना बढ़ गया है कि वो कांग्रेस को आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह एमएमसी कहने लगे हैं। जी हां, मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस, यानी कांग्रेस अब एमएमसी बन गई है। और यह बात आज मोदी ने राजस्थान में कही है। उनके पास कांग्रेस के सवालों का शायद यही जवाब है, लेकिन मोदी के लिए परेशान होने वाली बात यह है कि अब सवाल केवल कांग्रेस से नहीं, बाकी दलों से भी उठने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर हमले को लेकर मोदी सरकार से जो कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत
ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए कुछ फायदा? तो यह साफ साफ पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि भारत को क्या हासिल हुआ। ओवैसी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने भारत को धोखा दिया है। यह साफ साफ यहां अभी आपने सुन लिया। वहीं महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ, उन्होंने तो एक पोस्ट में ईरान की रक्षा की प्रार्थना अल्लाह से कर दी है। उन्होंने कहा है, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक ऐसा राष्ट्र जो लंबे वक्त से मुस्लिम जगत की एक सशक्त आवाज रहा है, अपनी अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास से शक्ति प्राप्त करता है, कोई भी मिसाइल या संकट इसकी संप्रभुता को खत्म नहीं कर सकता और न ही इसके मनोबल को तोड़ सकता है। अल्लाह ईरान को अपनी सुरक्षा प्रदान करें, उसके लोगों को साहस और धैर्य प्रदान करें और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई को ताकत दें और सही राह दिखाएं। ये बात यहां इंग्लिश में उन्होंने कही है, हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईरान पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। यहां पर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। देखिए, मोदी के मित्र कोटेड अनकोटेड, बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कोटेड भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। मोदी के लौटने के महज 2 दिन बाद यह घटना घटी है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बयानबाजी करने के बाद मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? या इससे भी बुरा, क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्या वो यानी नरेंद्र मोदी इस युद्ध का समर्थन करते हैं जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किया है? क्या उसका समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी? तो अब मोदी को बताना है कि क्या वो ईरान पर हमले का समर्थन करते हैं या भारत के हितों को पहले रखते हैं और इस युद्ध के बारे में इजराइल और अमेरिका के सामने नाराजगी जताते हुए अपनी दूरी बनाते हैं। यह देखना होगा। अगर मोदी भारत की पारंपरिक विदेश नीति पर चलें तो उन्हें कायदे से इस समय गुटनिरपेक्षता को ही बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मोदी तो खुलकर गुटबाजी करने में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को फायदे का सौदा बताया है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी का नाम ही बदल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। मोदी का नाम बदलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रंप कहता है वो करते हैं और एक ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको फिर से गुलामी में रखने का काम ये कर रहे हैं। हमारे लोगों को फिर बॉन्डेड लेबर में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनकी बी टीम भी उनके साथ फॉलो कर रही है। तो उनकी बी टीम की बात भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम बदलते हुए इन्होंने सरेंडर मोदी कर दिया, सरेंडर मोदी। और क्या कर रहे हैं वो बता रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। वहीं राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो कुछ कहा है जरा यहां आपके सामने रखता हूं, सुन लीजिए जरा। कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। राहुल गांधी की बाइट को ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दलों के, सुनिए जरा राहुल गांधी को पहले। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए,
अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। तो मोदी सरकार के गले को किस तरह दबाया जा रहा है, यह बात आज फिर से राहुल गांधी ने कही है। ईरान पर हमला और इसमें मोदी सरकार की उलझन भी देश देख ही रहा है और यह सब इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में नुकसान देश के लोगों का हो रहा है, हम भारतीयों का हो रहा है। ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमला बोला है उसमें लाखों भारतीयों के लिए तो खतरा है ही और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य से अब तेल का आना बंद होगा तो इससे देश में तेल महंगा होगा और हर तरह से महंगाई बढ़ेगी। तेल का महंगा होना मतलब देश में महंगाई का बढ़ना, यह भी दिख रहा है। अमेरिका के फायदे के लिए देश का नुकसान मोदी करवा रहे हैं। यह सब किसे बचाने के लिए और किस कीमत पर, आज इसकी चर्चा जरूरी है। उधर ईरान और ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल की तरफ से, ईरान ने पलटवार किया, ईरान का साथ देते हुए और भी कई देश यहां सामने आ गए। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? हम पूरी दुनिया जा रही है। आपने देख लिया कि पिछले 3 दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल हो गए, इसी 24 फरवरी को 4 साल पूरे हो गए जंग के और एक जंग की शुरुआत इधर हो गई ईरान के साथ। और लेकिन इस बार ईरान ने अभी से थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी तक हमने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो तो हमारे कबाड़ थे, वेस्टेज, लेकिन अब जब हम निकालेंगे अपने ओरिजिनल तो फिर हिल जाएगी दुनिया, हिल जाएगा इजराइल और हिल जाएगा अमेरिका। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध में जा चुके हैं? इसके बाद कगार की बात करना शायद ठीक नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध, क्या हम उसकी तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उसमें घुस चुके हैं? चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच भारत की क्या नीति होनी चाहिए? भारत की रणनीति जो है वो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की जो इंटरनल रणनीति है, सियासी रणनीति, उस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसकी चर्चा जरूरी है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी